रामचरितमानस को लेकर अभी थोड़ा सा कुछ लोगों ने मिथक पाल रखा है, उसकी छवि को खराब करने का प्रयास करते हैं। जैसे एक चौपाई है उसमें कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, इसको लेकर बहुत उसका छवि बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। तो क्या वास्तव में क्या है ये और किस लिए लिखा गया है, या इसका कैसे स्पष्टीकरण करें हम? समन्वय एक बड़ा बड़ा दायित्व होता है, क्योंकि अलग अलग ब्लॉक्स में अलग अलग तरह के लोग काम कर रहे होते हैं। उस सब में समन्वय बनाना निश्चित रूप से एक कठिन काम तो है ही, लेकिन ऐसा कहा जाता है और ऐसा मेरा मानना भी है कि जब काम आपकी रुचि के अनुसार हो तो वो काम नहीं लगता, वो आनंद का विषय हो जाता है। और ऐसा ही मैं आपके अंदर भी देखता हूं। आप पत्रकार भी रहे हैं, और ऐसे पत्रकार नहीं, मतलब रजिस्टर्ड पत्रकार, जिसे कहेंगे मास्टर्ड इन जर्नलिज्म किया है आपने, बहुत रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी से किया है। भिंड में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एक छोटी सी, कि हम सबका ईगो बड़ा यू रहता है और मैं जब जब आपको देखता हूं तब ऐसा लगता है आप भी कनावर जैसे गांव के हैं, और कनावर गांव तो अपने आप में ही अच्छा खासा विख्यात लगता है। तो इन सब परिस्थितियों के बाद भी आप भिंड जैसे शहर में रह रहे हैं और सब हमारा परिवेश भी वही है, कभी आपका ईगो हट नहीं होता। मैं आपको देखता हूं आप हमेशा सरल रहते हैं, सहज रहते हैं। तो ये कौन सा मंत्र है, क्या करते हैं? जन अभियान परिषद, लोग जन अभियान परिषद को बहुत सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। तो थोड़ा सा इसके काम के बारे में बताइए कि क्या करता है और आप किस तरीके से इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करे जही पाना, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनहारी। नमस्कार मित्रों, आपको लग रहा होगा कि मैं आज चौपाइयां कैसे पढ़ रहा हूं, वो भी रामचरितमानस की। तो आज मौका कुछ ऐसा ही है। आज बात मुलाकात में हमें एक ऐसे शख्स से बात करने वाले हैं, एक ऐसे व्यक्तित्व से बात करने वाले हैं जो डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर हैं मानस के, जो डॉक्टर हैं रामचरितमानस के। और रामचरितमानस में वो सारी युक्तियां हैं, वो सारी सूक्तियां हैं, वो सारे मंत्र हैं जो हमारे जीवन को बहुत अच्छा करते हैं, पुलकित करते हैं और हमारा जीवन बहुत अच्छा बनता है। ऐसे ही सकारात्मक व्यक्तित्व से आज हम बात करते हैं बात मुलाकात में। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि हम ऐसे सकारात्मक लोगों से बातचीत करेंगे जिनका भी हमारे जीवन पर बहुत महत्व है और जिनका हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है, और जो अपनी सकारात्मकता से भिंड को कुछ देने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही आज सकारात्मक व्यक्तित्व है हमारे साथ। प्लीज वेलकम, स्वागत है आदरणीय डॉक्टर शिव प्रताप सिंह भदौरिया जी का। आदरणीय शिव प्रताप भदौरिया जी, आप हमारे बात मुलाकात में आज हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद गगन जी। निश्चित तौर पर आपका ये जो बात मुलाकात का जो अभिनव प्रयास है जी, ये अभिनव पहल है, ये बहुत ही उम्दा है। मैंने पहले एपिसोड में आपने जिन का चयन किया है वो अपने आप में खेलों के तो सही पूछो तो द्रोणाचार्य हैं जी जी, लेकिन इस भिंड शहर को उन्होंने बहुत कुछ दिया है। श्री राधे गोपाल यादव का हमने पूरा आपका जो 1 घंटे से अधिक समय का बात मुलाकात का सेशन था सुना, बहुत अच्छा लगा और मैं इस अभिनव पहल की आपकी सराहना करता हूँ। और इस बात के लिए भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे जैसे एक सामान्य व्यक्ति को चुना जो अगले आपके सेशन में मेरा चयन किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक्चुअली आपने जो इतनी सहजता से जो बात कह दी कि आप बहुत ही सामान्य व्यक्तित्व हैं, होते भी हैं, सब सामान्य होते हैं, लेकिन उनमें असामान्यता हमें खोजनी पड़ती है। जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसे हमें लोग दिखते हैं। तो मेरा प्रयास यही है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि जो भिंड में सकारात्मक काम कर रहे हैं, जो कुछ देने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों से रूबरू कराने का अपने चैनल के द्वारा मेरा मन है आप सबसे। तो आपको तो वैसे किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है। आप डॉक्टर शिव प्रताप सिंह भदौरिया, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबको बताया, आप मध्य प्रदेश शासन के एक बड़े अधिकारी भी हैं और साथ साथ आप चिंतक भी हैं, सामाजिक गतिविधियों में भी आपकी रुचि रहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके काम की। जन अभियान परिषद, लोग जन अभियान परिषद को बहुत सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। तो थोड़ा सा इसके काम के बारे में बताइए कि क्या करता है और आप किस तरीके से इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। गगन जी, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद
शासकीय उपक्रम है जी। और ये योजना आर्थिकी और सांख्यिकी विभाग से जुड़ा हुआ है। सन 2008 में जब मेरी इसमें नियुक्ति हुई तो मुझे ये लगा था कि ये एनजीओस को मॉनिटरिंग करने के लिए, उनका मूल्यांकन करने के लिए एक विभाग बनाया गया है जी। और ये भी शासकीय विभागों की तरह इसकी कार्यशैली होगी और सामान्य से जैसे शासकीय लोग कार्य करते हैं वैसे ही कार्य करना पड़ेगा। क्योंकि इससे पहले मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में था जी। तो जब मेरा इसमें चयन हुआ और इसमें चयन भी बहुत देर के बाद, मतलब कहना चाहिए इंतजार के बाद हुआ। मेरा इंटरव्यू हुआ और फिर मेरा पहली लिस्ट में नाम नहीं आया, दूसरी लिस्ट में नाम नहीं आया, तो मुझे लगा कि ठीक है पत्रकारिता ही सही है, वही करेंगे। और फिर अचानक फोन आता है कि आपका चयन कर लिया गया है। और जब मैं वहां पहुंचा तो इसका जो खाका खींचा गया मेरे समक्ष, तो मुझे लगा कि यही वो मंच है जिससे जुड़कर मैं कुछ ऐसा समाज को दे सकता हूं जो मेरा मन था, जो मेरा ये इच्छा थी कि कुछ ऐसा करो कि आपका नाम हो। नाम से आशय ये कि कुछ ऐसी छाप छोड़ो कि लोग जब आपके जाने के बाद आपको ये याद रखें कि हाँ ये काम शुभकाम ने किया, गगन के द्वारा किया गया, इस तरह की चीज थी। तो जन अभियान परिषद को जब इसमें जुड़े हम तो स्वैच्छिक संगठनों का एक संसार हमें मिला और कई तरह के लोग मिले, बहुत अच्छे लोग मिले जो अपने आप को दिन व दिन 24 घंटे इस समाज को बेहतर बनाने के लिए खपाए हुए हैं। 2008 में मेरी नियुक्ति मुरैना में हुई, विकासखंड समन्वयक कैलारस, वहां मेरी पदस्थापना हुई और 6 वर्षों तक मैंने वहां काम किया। 8 से 14 और इन 6 वर्षों में कई ऐसे लोग मेरे समक्ष आए जिनको देख के मुझे ये लगा कि सही मायने में संतत्व तो ये, अरे वाह, संत की भावना इनके अंदर है, बहुत निश्चल भाव से और सारी चीजें छोड़ के काम करना और किसी भी तरह के दुराग्रह को मन में न रखना, ये उनसे सीख मिली। तो जन अभियान परिषद शासकीय उपक्रम होते हुए भी समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं हम और ऐसे लोगों को बल देते हैं जो समाज में कुछ करना चाहते हैं। वाह। तो जैसा कि आपने बताया, जन अभियान परिषद जनता से जुड़े हुए सरोकारों पर काम करने वाला ऐसा उपक्रम है जो जनता की भलाई के लिए काम करता है। तो लोग समाज सेवा करते हैं, लोग कहते हैं कि हम समाज सेवक हैं या हम इस तरह के काम कर रहे हैं, और आप तो एक्चुअली देखा जाए तो समाज सेवा करने वालों की फौज इकट्ठा कर रहे हैं और उनको, क्योंकि आपका ये जो जन अभियान परिषद है ये कुछ डिग्रियां भी कराता है, ऐसा मुझे ज्ञात हुआ है, जो BSW और MSW बिल्कुल सही कहा होती हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं और इसके बारे में थोड़ा और लोगों को भी जागरूक करें कि BSW MSW क्या होता है। 2015 तक जन अभियान परिषद का जो काम था वो मूलतः NGOs और जो स्वयंसेवी संगठन है उनको सशक्त बनाना और उनके माध्यम से ग्राम स्तर पे भी ऐसे कार्य खड़े कर देना जो समाज और सरकार के बीच सेतु का काम करें। ये 2015 तक ये ध्येय लेके काम किया जन अभियान परिषद ने। उसके बाद ये महसूस होने लगा कि इस क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं को दक्ष होना जरूरी है। अच्छा। अगर वो दक्ष नहीं है, अगर वो प्रशिक्षित नहीं है, तो मुझे लगता है ये परिषद के लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी और हो सकता है कि वो इस कार्य को बीच में छोड़े। अच्छा। तो इसी अवधारणा को ध्यान में रखते हुए एक कोर्स की परिकल्पना की गई जिसको मास्टर ऑफ सोशल वर्क, जो पहले से संचालित था, बैचलर ऑफ सोशल वर्क, और इसके लिए चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय को चुना गया। मतलब समाज सेवा के लिए भी डिग्री कोर्सेज और डिप्लोमा कोर्सेज, बिल्कुल उसकी आवश्यकता महसूस हुई तो उसके लिए चुना गया। अपना एक सिलेबस तैयार किया गया और ये सिलेबस कम से कम 15 से 20 यूनिवर्सिटियों में फिर लेने के बाद इसको खंगाला गया। लगातार इसके वर्कशॉप चले, सेमिनार्स चले और उसके बाद एक कोर्स डिजाइन किया गया और ये माना गया कि इस कोर्स के माध्यम से हम समाज सेवकों की वो शक्ति खड़ी कर देंगे जो समाज में रह के समाज के साथ मिलकर ऐसा कार्य करके दिखाएंगे जो अपने आप में अलग तरह का काम होगा, अलग तरह की उनकी छटा होगी। और इसी को लेके पहले BSW बैचलर ऑफ सोशल वर्क ये शुरू किया गया। इसको पहले आदिवासी ब्लॉक में शुरू किया गया, 89 ब्लॉक में इसको शुरू किया एज ए पायलटिंग पायलटिंग किया गया शुरू। और वहां इसकी सफलता इतनी अच्छी रही कि लोग बहुत तेजी से जुड़े इसके साथ। फिर ये हुआ कि जब हम बैचलर कोर्स कर रहे हैं तो मास्टर्स को भी होना चाहिए लोगों की मांग के आधार पर। फिर ये 2017-18 से इसमें
मास्टर कोर्स भी आ गया और MSW शुरू कर दिया। सबसे अच्छी बात यह है गगन जी इसमें कि हम इसमें उन लोगों को जोड़ते हैं जिनके अंदर समाज सेवा करने का पुट है, क्या बात है, और भाव है जी। उनको जोड़ते हैं। और ये सब्सिडाइज है, मतलब सरकार की तरफ से बहुत नॉमिनल इसकी प्राइसेस पे है या उसकी फीस पे है, बहुत नॉमिनल फीस पे इसको एडमिशन है। और प्रत्येक विकास खंड में सबसे बड़ा ये था कि जब कोई कोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए तो जिला स्तर पे जाओ या फिर बड़े शहरों में जाओ तो वहां से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो। लेकिन इसका ये ध्यान रखा गया कि व्यक्ति जो है और जो कोर्स करना चाहता है उसका ज्यादा कुछ खर्च ना हो, वो उसे वहीं पर सुविधा मिल जाए। तो प्रत्येक विकास खंड स्तर पर शासकीय विद्यालय महाविद्यालय अच्छा इस कोर्स का संचालन किया गया। BSW में 40 सीट और MSW में 50 सीट निर्धारित की गई। स्थिति यह है कि जैसे ही एडमिशन की लाइन ओपन होती है तो हम MSW के लक्ष्य को तो पा चुके होते हैं। अरे वाह, ये स्थिति रहती है। इतना लोगों में जागरूकता है मास्टर ऑफ सोशल वर्क करने के लिए। BSW 12वीं पास बच्चों के बहुत सारे अपने मार्ग होते हैं, मार्ग अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग उनके रास्ते रहते हैं, भ्रम भी रहता है। तो धीरे धीरे जब वो अंतिम डेट तक आते हैं तो हम उस लक्ष्य को भी पा लेते हैं। और आज अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी संख्या में हमने MSW और BSW के दक्ष लोग क्षेत्र में हैं, तैयार कर रहे हैं आपने। निश्चित रूप से दिखाई भी देता है समाज में, क्योंकि आपकी जो नवांकुर समितियां हैं या फिर और भी आपका जो प्रस्फुटन समितियां हैं तो उनके माध्यम से दिखता भी है और भिंड का माहौल भी कुछ बदला सा लगता है इन प्रकल्पों के कारण। तो ये तो ही आपके काम के बारे में बात। आप समन्वयक हैं, जिला समन्वय एक बड़ा दायित्व होता है, क्योंकि अलग अलग ब्लॉक्स में अलग अलग तरह के लोग काम कर रहे होते हैं, उन सब में समन्वय बनाना निश्चित रूप से एक कठिन काम तो है ही। लेकिन ऐसा कहा जाता है और ऐसा मेरा मानना भी है कि जब काम आपकी रुचि के अनुसार हो तो वो काम नहीं लगता, वो आनंद का विषय हो जाता है। और ऐसा ही मैं आपके अंदर भी देखता हूँ। हाँ, तो काफी थका देने वाला और काफी हेक्टिक काम है। मैं देखता हूँ आपको संडे को भी छुट्टी नहीं मिलती। हाँ बिल्कुल सही है, संडे के दिन भी हमारी क्लास होती है और अनिवार्य मैंने तो ये अपना ध्येय बना रखा है गगन जी कि संडे के दिन मैं किसी न किसी क्लास में आऊंगा। बताइए। और 40 से 45 मिनट का क्लास मैं खुद लेता हूं और इन क्लासों में मैं किताबों से थोड़ा सा हटके संस्कारों की बात करता हूँ। लोगों को ये बताना चाहता हूँ, उनके बीच ये लाना चाहता हूँ कि आपके अंदर ईश्वर का पुट है और आप भी ईश्वर जैसे ही हैं। क्या बात है। बस अपने आप को थोड़े से फिल्टर कर लीजिए, जो आजकल की हवा है उस हवा को थोड़ा सा समझिए। लोगों के अंदर आंखों में इतने पर्दे हैं, चाहे वो हमारे धर्म ग्रंथों को लेके हो, चाहे हमारे धर्म गुरुओं को लेके हो, चाहे हमारे ईश्वर को लेके हो, आराध्यों को लेके हो। उन पर्दों को हटाते हुए और संस्कार कैसे उन्हें, वही हमारा जो भारत था वो कैसे खड़ा हो, ये 45 मिनट का क्लास हम लगभग हर विकास खंड में जाके लेते हैं और ये तय करके जाते हैं कि आज की बात हम इस विषय पे बात करेंगे। तो निश्चित रूप से आपका जो प्रयास है, क्योंकि वर्तमान स्थितियां कुछ ऐसी हैं कि शिक्षा तो मिल रही है लेकिन कहीं ना कहीं हम संस्कारों से छूट रहे हैं। तो इस स्तर पर आकर यदि हम संस्कारों से जुड़ रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि हमारे जो शिक्षा का उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है। आप एक अच्छे अधिकारी तो हैं ही, और साथ साथ आप इतनी व्यस्तताओं के बीच में भी पढ़ाई के लिए भी टाइम निकाल लेते हैं। मैं आपका पुस्तकालय देख रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है मतलब कितनी सारी पुस्तकें लोगों के पास होती भी हैं लेकिन वो पढ़ते नहीं है या पढ़ नहीं पाते। आप प्रतिदिन स्वाध्याय के लिए इतना समय निकाल पाते हैं तो कैसे कर पाते हैं इतना सब कुछ? गगन जी ये विचित्र कहानी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। बिल्कुल सुनाइए, कहानी तो सुनना चाहते हैं। क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है जी। और मेरे एक गुरु हैं प्रदीप कृष्णात्री जी। अरे वाह। और आशेंद्र सिंह, इनका कहना था, मैं इन वाक्यों को हमेशा याद रखता हूँ। इनके बारे में थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल बताएंगे। प्रदीप कृष्णात्री कम्युनिकेशन के इस देश के ही नहीं बल्कि मैं अगर कहूँ पूरे दुनिया में। अच्छा, आपने जर्नलिज्म में भी डिग्री की है, उस पर चर्चा करेंगे। तो वो कम्युनिकेशन के बहुत अच्छे शिक्षकों में गिने जाते हैं। मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन में वो एज ए गेस्ट फैकल्टी रहे हैं। दैनिक भास्कर के जो जर्नलिज्म डिपार्टमेंट है उसके डीन रहे हैं, अभी भी हैं, अभी भी निरंतर वो अपनी बातें कहते रहते हैं। तो जब वो PhD का मैंने एनरोलमेंट किया जब PhD के लिए, तो मैंने उनको फोन लगा के ये बोला कि सर मैंने PhD कर ली है। अच्छा। तो वो वास्तव में बोले कि शिवप्रताप डिग्रियां लेना बंद करो और पढ़ना शुरू करो। अरे वाह, क्या बात है।
तो मुझे ये बात बहुत उनकी एक तरह से ये लगा कि ये बहुत पिन पॉइंटेड बात है, और कहीं ना कहीं उनको ये लगा होगा कि पढ़ाई अध्ययन अगर रहेगा तो शायद हम उस बात को और तार्किक ढंग से कह पाएंगे। तो उसके बाद से ये ध्येय सा बना लिया कि मुझे प्रतिदिन 2 घंटे पढ़ना है। और गाड़ी में जब मैं रास्ते में होता हूँ तब मैं पढ़ता हूँ। रात को 10 बजे के बाद मैं 1-2 घंटे, या 10 बजे तक मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ। जब भी मुझे अवसर मिलता है मैं पढ़ता हूँ। और ये पढ़ाई से फायदा ये हुआ कि एक आपका विजन क्लियर हुआ, समाज के प्रति, सरकार के प्रति भी, लोगों के प्रति। और मुझे लगता है कि जो काम पुस्तकें कर सकते हैं वो आज का ये वर्चुअल जगत नहीं कर सकता। पुस्तकों में जो आनंद है वो कहीं नहीं है। और इसीलिए जो लोग सिर्फ वर्चुअल आनंद के लिए या वर्चुअल लाइफ जीते हैं, आप ये देखिए गगन जी, आपने देखा भी होगा, महसूस किया होगा, उनके पास शब्दों की बहुत कमी हो जाती है, बहुत कमी रहती है। उन्हें नहीं पता कि अपने आप को एक्सप्लेन कैसे करना है, किस तरह से भाव रखने हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं है, उन्होंने सिर्फ सुना है। और जो चीज पुस्तकें दे सकती हैं वो कोई नहीं दे सकता। इसलिए अध्ययन तो बहुत आवश्यक है। आपको जो रुचिकर लगे वो पढ़ो, ये भी है। वाह, ये देखिए, ये होता है मतलब पॉजिटिविटी। एक्चुअली पढ़ने के लिए बहुत कुछ है और आप सब कुछ पढ़ते भी हैं, लेकिन आपका विशेष रूप से अध्यात्म के प्रति आपका ज्यादा लगाव है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप डॉक्टर हैं, और वो भी मानस के। तो मानस जैसा बृहद विषय जिसमें आपने डॉक्टरेट किया है, तो ऐसे कुछ ऐसी कोई वाक्यांश या ऐसी कोई चीजें जो हमें इस जीवन में भी, इस भागम भाग के जीवन में भी, जहां कई सारी समस्याएं अभी उत्पन्न हो रही हैं, कैसे मार्ग दिखाता है हमारा रामचरितमानस? रामचरितमानस तो अपने आप में संपूर्ण ग्रंथ है, और इसमें तो किसी भी प्रकार का कोई दो राय है ही नहीं कि गोस्वामी जी की अद्भुत रचना तो है ही, लेकिन भगवान शिव द्वारा प्रमाणित है। सत्यम शिवम सुंदरम उस हस्ताक्षर है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरफ आपका झुकाव या लगाव कैसे हुआ, क्योंकि मेरा परिवार भक्ति और भाव से मतलब एक तरह से ओतप्रोत है, और हम लोग सब पूजा पाठ करने वाले लोग हैं। हमारे बाबा संत रहे हैं और बहुत बड़े संतों में वो शुमार रहे हैं। यहाँ हर मतलब अगर आप किसी भी धर्म स्थान पे चले जाइए तो उनके आश्रम है, चित्रकूट अखंडाश्रम ट्रस्ट से वो जुड़े थे। हम उनके पास जाके 15-15 दिन रहते थे, और वहीं से ये भाव जगा कि ईश्वर को जानने का तरीका क्या हो सकता है। तो वो हमेशा ये कहते थे कि अगर किसी को पाना है तो रामचरितमानस पढ़ो। क्या बात है। रामचरितमानस पढ़ के आपको ये एहसास होगा कि हर किसी की कहानी उसके अंदर है, और ऐसी प्रेरणा से ही अवसर भी मिल गया, तो उसी में अपना पीएचडी भी हुआ। और कहने का आशय ये है कि रामचरितमानस में आपको वो सारे सार हैं जो इस जीवन के संचालन के लिए आवश्यक है, जो इस जीवन के संचालन के लिए जरूरी है। जैसे एक 2 मिनट की कहानी है, वो मैं सुनाता हूं आपको, तो आपको ये लगेगा कि हमारे जीवन का सार क्या है, हम लेके क्या जाने वाले हैं अपने साथ में। एक संत थे, उनके पास एक व्यक्ति गया और एक सरल सी भाषा में कहें और उसे सरलीकरण करके कह दें तो उसने ये कह दिया कि महाराज जी, मेरे 4 पत्नियां हैं और मेरा अब अंतिम समय है, तो मेरे लिए क्या आदेश है। तो उन संत जी ने ये कहा कि आप एक काम करो, आप अपनी 4 पत्नियों से जाके ये पूछो कौन आपके साथ जाएगा। ये कहा। तो चूंकि संतवाणी थी, कोई असंत आदेश था, तो उन्होंने कहा ठीक है, आपकी ये बात भी मान लेते, ये करते हैं। तो वो पहली पत्नी के पास गए और उन्होंने जाके वहां पूछा कि आप मेरे साथ चलोगी क्या। तो उन्होंने कहा कि अभी तो मेरी नाती है, बच्चे हैं, परिवार है, ये सब देखना है, और इतनी जल्दी जाना बहुत जल्दबाजी होगी। ऐसा करो कि आप चलो, मैं पीछे से आऊं। एक तरह से मना कर दिया। तो उनको बड़ा बुरा लगा कि मैं इतना स्नेह करता हूं और यही मना कर रही है। तो वो दूसरी के पास गए और दूसरी पे हिम्मत जुटा के बोले कि ऐसे ऐसे मेरा अंतिम समय है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी। तो उसने कहा कि ये हक तो बड़ी दीदी का है। अच्छा, पहले जाना चाहिए। अगर बड़ी दीदी जाएंगी तो सोचा जाएगा, लेकिन ये आपको सवाल तो बड़ी दीदी से करना चाहिए। तो इन्होंने बोला कि बड़ी दीदी ने तो मना कर दिया है। तो बोला उन्होंने मना कर दिया तो फिर मैं कैसे जा सकती हूँ। तो दूसरी बीवी ने भी मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे आपके साथ। तीसरी पे गए और तीसरी से फिर यही सवाल किए कि अब मेरा अंतिम समय है, क्या आप तुम मेरे साथ चलोगी।
तो गगन जी तीसरी ने ये बोला कि ये अधिकार तो दोनों का है, जो पहले वाली दोनों है उनका है, ये मेरा कैसे है ये? अगर वो जाएंगे तो मैं भी चल दूंगी। तो इन्होंने बताया कि उन दोनों ने तो मना कर दिया है। तो इन्होंने कहा फिर मेरी भी ना ही है, जब उन दोनों ने मना कर दिया। तो अब इनको ये लगा जब तीन ने मना कर दिया तो चौथी तो किसी भी कीमत पे जाने वाली नहीं है। लेकिन चूंकि संत आदेश था तो उन्होंने चलो एक बार उससे भी पूछ लेते हैं। तो चौथी बीवी के पास गए और उससे पूछा कि ऐसे ऐसे मेरा अंतिम समय है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो चौथी बीवी ने कहा मैं तो बिल्कुल तैयार हूं और मेरा बिस्तर बंधा हुआ रखा है, आप बताओ कब चलना है। तो ये बड़े अचंभित हो गए। इन्होंने कहा कि ये ऐसा कैसे हो गया, तीन मैं बराबर स्नेह सबको करता था और ये चौथी ने वो कह दिया चलने के लिए, तीन ने मना कर दिया। तो ये जाके उस संत के पास पहुंचे कि महाराज जी तीन ने तो मना कर दिया, एक कह रहे हैं चलने के लिए। तो उसको संत भगवान ने उसको एक्सप्लेन किया, उन्होंने बताया ये चार लोग हैं कौन। अच्छा। और ये अपने जीवन के मतलब आदर्श हैं। आप ये मान लो कि ये जीवन का मूल है आपके। इन चार लोगों में जो पहली बीवी है आपकी, वो आपकी देह है। अच्छा। जो आपके साथ नहीं जाती। अरे वाह। जो किसी भी कीमत पे नहीं जाएगी, आप कितना भी उसको सौष्ठव बना लीजिए, बलिष्ठ बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ये नहीं जाएगी। दूसरी जो बीवी है वो आपके रिश्ते नाते हैं, वो भी आपके साथ नहीं जाने वाले, वो किसी भी कीमत पे आपके साथ नहीं जाएंगे। तीसरी जो बीवी है वो आपका भाग्य है, वो भी यहीं रह जाना है, वो भी आपके साथ नहीं जाएगा। और जो चौथी बीवी है वो आपका कर्म है। क्या बात है। तो कर्म आपके साथ जाते हैं। तो ये जो जीवन का आधार है, ये व्यक्तियों के अगर समझ में आ जाए तो मुझे लगता है कि बहुत सारी समस्याओं के समाधान हो जाएंगे। तो इसलिए ऐसा कहा भी गया है कि आप जब जी रहे हैं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं, तो कुछ ऐसे जियो कि लोग याद रखें आपको। और अगर याद रखने के लिए जीना है तो फिर सारा कुछ समर्पित समाज के लिए कर दो, समाज अपने आप आपकी केयर कर लेगा। देखिए वास्तव में समाज में जो दिखता है ना, जो व्यक्ति जितना सरल दिखता है, तो वास्तव में वो सरल कब हो पाता है, जब वो अंदर से सरल होता है। अगर हम अंदर से सरल नहीं होंगे तो ऊपर से हम कितना भी कोशिश करें सरल दिखाने की, वो नहीं हो सकता। तो आपके अंदर वो सरलता दिखाई देती है, वो इसलिए क्योंकि आप इन सब चीजों से जुड़े हुए हैं। रामचरितमानस को लेकर अभी थोड़ा सा कुछ लोगों ने मिथक पाल रखा है, उसकी छवि को खराब करने का प्रयास करते हैं। जैसे एक चौपाई है उसमें कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, इसको लेकर बहुत उसका छवि बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। तो क्या वास्तव में क्या है ये और किस लिए लिखा गया है, या इसका कैसे स्पष्टीकरण करें हम? पहली बात तो ये है जी कि गोस्वामी जी ने जो लिखा है वो अकाट्य है। अकाट्य है वो मतलब सत्य ही है। एक चीज है। दूसरा ये कि हमें हमेशा देश काल वातावरण कालखंड के अनुसार उस चीज को देखना चाहिए। जब ये बात कही गई तो कौन कह रहा है, किस प्रसंग में कह रहा है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। कुछ बातें हमारे राक्षसों द्वारा कही गई हैं, कुछ बातें हमारे संतों द्वारा कही गई हैं, कुछ बातें हमारे ईश्वर के द्वारा ही कही गई हैं। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि कौन सी बात किसके माध्यम से कही गई। अब जब ये ध्यान रखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि इन प्रसंग के पीछे की कहानी क्या है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यह बात तो समुद्र कह रहा है। और किन से कह रहा है? भगवान से कह रहा है। अच्छा। और समुद्र तो ये भी कह रहा है कि मैं जड़ बुद्धि हूं, ये भी कह रहा है। क्योंकि विनय न माना तो जलद जड़ गए 3 दिन भी, है ना। तो 3 दिन बीत जाने के बाद भी जब तक वो विनय नहीं मानता, और फिर उसके बाद जब उन्होंने क्रोध किया तो जब आया तो उसने सबसे पहले यही कहा कि मैं तो जड़ बुद्धि हूं और आपने मुझे अब बुलाया, अब आदेश करें कि आप। फिर उसने ये बात कही कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। हमारे एक संत हुए हैं, उन्होंने इसका कई संतों ने वर्णन तो बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन ताड़ना शब्द का अर्थ एक अलग बताया। अच्छा। ताड़ना शब्द का अर्थ नियंत्रण से बताया। अच्छा। कि ये लोग नियंत्रण में रहें, नियंत्रण में रखना चाहिए इनको। और ये कौन कह रहा है? समुद्र कह रहा है, कोई भगवान तो कह नहीं रहे हैं। आज के युग में इन्हीं बातों को जो प्रोपेगेंडा बनाते हैं, प्रोपेगेंडा ही है कुछ, मतलब ये उसमें जो समाज के जो ऐसे लोग हैं जो उसका गलत फायदा उठाने का प्रयास करते हैं, वो इन चीजों को फैला देते हैं। ये चाहे आप राजनीति के उसमें मान लें, उस पुरुष ले लें इसको, चाहे उनकी मंशा कुछ और हो, समाज को तोड़ने की हो, हमारे धर्म ग्रंथों के प्रति टीका टिप्पणी की हो, लेकिन मेरा ये मानना है
कि इन सब के लिए आपका अध्ययन बहुत जरूरी है। करपात्री जी को पढ़ें आप, मानस पीयूष पढ़ें आप, कदम्ब रामायण पढ़ें आप, और मतलब बहुत सारी, कंबर रामायण पढ़ें आप, है ना, भुसुंडी रामायण पढ़ें आप। इनमें इन सभी चीजों के उत्तर, आनंद रामायण देखिए आप, इनमें उत्तर है इनके। लेकिन क्या है कि जो हमारे दिमाग में ये भर दिया गया है, कभी कभी क्या होता है, किसी भी बात को कहने के लिए काव्य में अलग भाषा में कहा जाता है और होता कुछ और तरीके से। जैसे एक उपाधि है, मैं आपको एक उपाधि के बारे में बताता हूँ, इस पर लोग गौर नहीं करते, करना चाहिए। जैसे श्री की उपाधि है जी, आप ये देखिए, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर, इन तीनों युग में देख लीजिए, श्री की उपाधि सिर्फ एक ही व्यक्ति को मिली है, किसी के आगे श्री नहीं है। अच्छा, श्री हरि है, श्री राम है और श्री कृष्ण है। वर्तमान में तो सभी श्री है, और इसके अलावा कोई श्री नहीं है। क्यों नहीं है, क्या कारण है? क्योंकि श्री की उपाधि का मतलब ये होता था कि पूरी दुनिया में उसको एक्सेप्ट कर लेना, मान लेना कि यही सर्वोत्तम है। तो जो सर्वोत्तम है, जो सबसे स्वीकारोक्ति है जिसकी, वही श्री लगा सकता था। एवं देखिए आप, जनक के आगे श्री नहीं है, दशरथ के आगे श्री नहीं है, वासुदेव के आगे नहीं है, कंस के आगे नहीं है, रावण के आगे नहीं है। रावण तो अपने आप में प्रकांड विद्वान और बहुत बलशाली था ना, श्री नहीं उसके आगे। श्री किसके आगे? जिसने समाज को कुछ दिया है, भगवान के आगे श्री। और आज क्या हो रहा है? आज तो सबसे पहले श्री है, फिर श्री श्री है, श्री श्री है, फिर श्री श्री 1008, फिर उसके अलावा अनंत श्री, अनंत श्री। तो ये जो खुद ही स्वयंभू बन जाने की जो इच्छा है, यही इच्छा हमें भटकाती है। तो सबसे पहले हम ये छोड़ें, ये तय करें कि हम इन चीजों से मुक्त हों, कि हमें किसी की लालसा है कि हमें ये श्री दे दे या ये दे दे। जनता अपने आप देती है, और अपने यहाँ देश का एक ये विरासत में मिला हुआ एक सत्य है, वो ये है कि आप जितना त्यागोगे, जनता उतनी आपको अपना लेगी। वाह, ये तो आपने बहुत बड़ी बात कही है। और अभी वर्तमान परिस्थितियों में कुछ उल्टा होगा। लोग पहले लेना चाहते हैं, त्यागने का तो बाद में सोचेंगे, पहले इतना ज्यादा भर लो, उसके बाद त्यागना तो बात की। एक बहुत अच्छा प्रसंग है लेकिन सुग्रीव के समय का, बैठे हुए हैं सुग्रीव और राम बैठे हुए हैं, और लक्ष्मण खड़े हैं। लक्ष्मण तो चूंकि उनकी सेवा में रहते थे, हनुमान जी भी हैं उस प्रसंग में, और सुग्रीव राम जी से ये कह रहे हैं कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, पूरी तरह से आपके लिए समर्पित होना चाहता हूँ, तो मुझे इसका अवसर दे दें सेवा का। तो लक्ष्मण मुस्कुरा दिए। लक्ष्मण ने कहा कि सब कुछ तो अवसर है, सारा कुछ तुम्हारे पास है ही, क्या अभी कुछ भी नहीं, अकेले बैठे हुए हो, पर्वत पे ही हो, तो सेवा करो, क्या दिक्कत है? तो राम ने बाद में लक्ष्मण को ये समझाया, पूछा लक्ष्मण से तुम मुस्कुराए क्यों थे? तो उन्होंने कहा मैं इसलिए मुस्कुराया था कि सुग्रीव ये कह रहा है कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ और ये समझ में नहीं आ रहा है कि करते क्यों नहीं, शुरू करें उसको। तो उन्होंने कहा कि सुग्रीव तब सेवा करना चाहते हैं जब पहले कुछ पा लेना चाहते हैं। तो उनका कहने का आशय ये है कि पहले हमें सब चीजें दे दो, उसके बाद हम आपकी सेवा करेंगे। तो लोगों के आज के, मुझे लगता है वही भाव सीधे सीधे यहाँ भी प्रस्फुट होते हैं। आप पत्रकार भी रहे हैं, और ऐसे पत्रकार नहीं, मतलब रजिस्टर्ड पत्रकार, जिसे कहेंगे मास्टर्ड इन जर्नलिज्म किया है आपने, बहुत रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी से किया है। तो पत्रकारिता की कुछ कहानियां होंगी, दिलचस्प कहानियां बताएं। निश्चित तौर पर गगन, मैंने मास्टर ऑफ जर्नलिज्म किया है जी, और ये माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से किया है। तो ये अपने आप में इसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी प्रसंग हैं, लेकिन संक्षेप में हम आपको कुछ बताते हैं कि ये मेरा इसमें चयन कैसे हो गया। हमारे एक मित्र थे, जैसा कि हमने पीछे भी वर्णित किया, आशेंद्र सिंह, वो मित्र थे, और वो यहाँ से MGS कॉलेज से पढ़े थे, और उसके बाद वो मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में गए। उनका सिलेक्शन हुआ और वो उन्होंने वहां से किया। जब वो ये कर रहे थे तो उनसे मेरी चर्चा हुई बहुत सारी, और उनसे मेरी बातचीत हुई, और उन्होंने कहा कि तुम यात्रा संस्मरण लिखते हो, अच्छा लिखते हो यात्रा संस्मरण, तो तुम्हें मुझे लगता है पत्रकारिता की लाइन में आना चाहिए। तब तक तो हमको पत्रकारिता का ककहरा भी नहीं मालूम था कि ये पत्रकारिता होती क्या है, कैसे करेंगे। और फिर अचानक अनायासी उसमें जगह आई, सीट आई, और मेरा फॉर्म भरवा दिया गया। और जब हमने उसका एंट्रेंस दिया तो मुझे ये लग रहा था कि शायद मेरा नहीं होगा, लेकिन वो ईश्वरीय अनुकंपा माने या अपनों का प्रेम मान लें, और मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। तो हम जब वहां गए भोपाल में उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए,
तो यकीन मानिए वहां तो मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। अच्छा। क्योंकि मैं एमए हिंदी से, एक सिंपल सा व्यक्ति एमए हिंदी से किए हुआ, और वहां सारा कुछ काम अंग्रेजी में, सब कुछ। अच्छा, परिवर्तन हो गया, परिवर्तन हो गया एकदम से, मतलब शैली बदल गई आपकी। वहां आपका बात करने का तरीका, आपके प्रेजेंटेशन का तरीका, आपको किस तरह से अपनी बात को रखना है, बहुत सारी चीजें, मतलब एक पूरा तरह से ब्रेन वॉशिंग था। और जब वो वहां की क्लास हमने की तो मेरे तो समझ में कुछ इसलिए नहीं आ रहा कि सारे लेक्चर इंग्लिश में। एक बहुत दिलचस्प कहानी ये है कि मेरा मास्टर ऑफ जर्नलिज्म में हुआ सिलेक्शन, जी, एमजी जी, और वहां बीजे की भी क्लास लगती थी नीचे, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म की। तो बैचलर ऑफ जर्नलिज्म के वहीं के कुछ बच्चे थे जो बाहर गेट पे खड़े हुए थे, और जब मैं उसमें एंट्री कर रहा था उन्होंने पूछा कहां से आए हो। अच्छा, हमसे। तो हमने कहा भिंड से आए। तो बोले भिंड से आया तो क्या लंदन से आया क्या? अच्छा, तो मेरी ये समझ में नहीं आई बातचीत। मैंने नहीं नहीं भाई साहब भिंड से ही आया हूँ। कि ठीक है ठीक है। तो बोला ये बटन तुम्हारी खुली क्यों है, ये वाली बटन ये खोल क्यों रखी है? तो मुझे लगा कि शायद यहाँ नियम होता होगा, तो हमने वो बटन अपनी बंद कर ली। बोला ये जूते मोजे उतार के भी यहाँ रखो। अरे तो हमने जूते मोजे भी उतार दिए, मुझे मालूम ही नहीं था ये शैली क्या है। तो मैंने लगा शायद क्लास में जाने से पहले ये सब होता होगा। और जो हमारे मित्र थे आशन जी, उन्होंने ये कुछ बताया नहीं था, तो मुझे लगा कि शायद उन्होंने कहा होगा ये नॉर्मल बिहेवियर है, इतना तो उसे आता ही होगा। तो मेरा ये बटन बंद करा दिया गया, जूते मोजे उतरवा लिए गए, और ये जो मैंने अपना शर्ट था वो इन करके पहना हुआ था, तो उसे आउट करा दिया, केस कर। तो वो आउट हो गया और बोले आप जाओ क्लास में। तो मैं क्लास में जाने लगा, तब तक पीछे से एक लड़के ने फिर रोका मुझे कि भिंड में विधायक कौन है। तो उस समय भिंड में चौधरी राकेश सिंह विधायक थे। तो मैंने बोला कि चौधरी राकेश सिंह विधायक। बोला झूठ बोलता है, वहां तो वो तो हट गए विधायक, है ही नहीं विधायक। तो मुझे लगा कि मुझे 2-3 दिन आए हुए हो गए हैं, हो सकता है हट गए होंगे। तो मैंने कहा भाई मुझे 2-3 दिन हो गए आए हुए, हो सकता है हट गए, मुझे नहीं मालूम। तो बोले पता रखा करो ये सब चीजें, चलो जाओ अंदर। तो मैं अंदर गया। तो वहाँ कम्युनिकेशन का क्लास चल रहा था और वो पूरा इंग्लिश में क्लास था, और मैं डरा सहमा सा बैठा हुआ था। तो एक मेरी अब बहुत अच्छी मित्र हैं, पत्रकार हैं बहुत बड़ी, आरती शर्मा। अच्छा, वो मेरे पास आए और उन्होंने पूछा कि ये वेशभूषा कैसी है, ये क्या है, और ये बटन क्यों बंद कर रखी है? तो मैंने कहा कि वो नीचे लोग थे, उन्होंने बोला कि, तो बोले जूते क्यों नहीं पहने हुए हैं, चप्पल कहाँ है तुम्हारी? हमने वो तो उन्होंने वहीं उतरवा ली। अब क्या उन्होंने मुझसे बोला कि तुम्हारी रैगिंग ले ली गई है। अब अपन ने भिंड में रैगिंग शब्द कभी सुना ही नहीं था, तो मुझे लगा कि मेरा कुछ लिया गया है और जो मुझे नहीं पता है। तो मैंने बोला नहीं नहीं आरती कुछ नहीं लिया उन्होंने, रैगिंग कुछ चीज होती है, कोई मैंने चीज समझी कि लिया है। तो मैंने बोला नहीं नहीं आरती कुछ नहीं लिया है, मैंने कुछ दिया ही नहीं, लेने कहां से? बोले नहीं नहीं तुम्हारी रैगिंग ली गई है। मैंने कहा नहीं सच्ची में कह रहा हूँ, मतलब कुछ नहीं लिया है। तो उन्होंने बोला कि तुम बिल्कुल पागल हो, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। रैगिंग का मतलब ये है कि तुमको प्रताड़ित किया गया है, तुम्हारा उन्होंने क्लास ली है, तुमको ये सवाल जवाब करना भी गलत है। तो मुझे समझ में आया कि अच्छा रैगिंग ऐसी चीज है क्या। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अब तुम लाइब्रेरी चलो हमारे साथ। तब लाइब्रेरी में रैगिंग से जो लोग उस समय प्रभावित हुए थे, जो बच्चे जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी, जिन्होंने ये सब कर लिया था, तो वो पूरा उन्होंने मुझे फिर बताया कि ये होता है रैगिंग का। तो मुझे लगा कि वाकई मेरी रैगिंग हो गई है। फिर उसके 2-3 दिन बाद ही जी उमा भारती उस समय मध्य प्रदेश में बहुत अच्छे नेताओं में शुमार थी, और वो आई हम लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए। उमा भारती और उस समय एक मानव अधिकार आयोग के जस्टिस थे शर्मा जी, वो हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आए, इंट्रो लेने के लिए आए। क्लास में इंट्रो कराया तो उनको एज ए विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया गया, और सारे 27 उसमें छात्र थे, जिसमें से 22 या 21 लड़कियां थी, 6-7 ही लड़के थे, और इनके फिर वहां इंट्रो होने शुरू हुए। तो बारी बारी से नंबर आते गए, पूछते गए वो कि आप कहाँ से आए हो, क्या आपकी हॉबी है, क्या करना चाहते हो। अब यहाँ पर मैं बिल्कुल शून्य था, क्योंकि गए अपन भिंड से थे तो ये सब चीजें नहीं पता थी। तो जब मेरा नंबर आया तो उन्होंने पूछा कि क्या करना चाहते हो, तो मैंने कहा मैं पत्रकार बनना चाहता हूँ। बोले वो तो बन गए, अब आप पत्रकारिता की डिग्री कर रहे हो, पत्रकार ही बन जाओगे, लेकिन लक्ष्य क्या है? तो मैंने कहा अभी निर्धारित नहीं किया है, जैसे जैसे पढ़ेंगे तो कर लेंगे। फिर उन्होंने पूछा कि शौक क्या है, शौक बताओ। तो मेरे शौक 2 थे, क्रिकेट था और कविताएं लिखना था। अच्छा। तो मैंने सोचा अगर क्रिकेट बता दिया तो कहीं ऐसा ना हो ये कुछ
ऐसा सवाल पूछ लें कि 1989 में कप्तान कौन था, ये कौन था, तो मुझे लगा कि फंस जाऊंगा। तो मैंने कविता बता दिया, मैंने कविता लिखना शौक है मेरा, कि कुछ कविताएं लिखी हैं क्या? हमने हाँ लिखी हैं, कि सुना सकते हो? तो हमने बिल्कुल सुना सकते हैं। तो उस समय जो 2-3 दिन के बाद ये इंटरव्यू हुआ था और ये मेरी रैगिंग ले ली गई थी, तो इसी रैगिंग पे मैंने एक कविता लिख ली थी। अरे वाह! और यही कविता मैंने उनके समक्ष सुना दी। और ये इतनी प्रासंगिक कविता थी उस समय कि वहां जो जस्टिस थे शर्मा जी, उन्होंने ये बोला था कि तुम्हारी ये कविता मैं हर विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर लगवाऊंगा। अरे वाह! ये तो बहुत बहुत बड़ा रिवॉर्ड है, बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। सम्मान। और गगन ये शुरुआती दौर था, मतलब मैं क्लास में एंटर कर रहा हूँ, मैं जर्नलिज्म की अभी फलसफा सीख रहा हूँ, और वहां मेरी ये कविता जब उन्होंने सुनी, उमा भारती जी ने सुनी, तो मुझसे पहली बात तो ये कि 2-3 बार पढ़वाई गई वो, बीच बीच में ब्रेक ले लेके, और फिर उन्होंने मुझको ये बोला कि ये कविता तुम्हारी प्रत्येक विश्वविद्यालय के सूचना पटल पे लगवाऊंगा, मैं कॉलेज के उस पर लगवाऊंगा। और जब ये सब चीजें चल रही थी, वो कविता भी मैंने उन्हें सुनाई। उसके बाद ये हुआ कि अचानक से 2-3 महीने बाद ही वो रिटायर हो गए, वो जो शर्मा जी थे, और वो कहानी जस की तस रह गई। मुझे लगता है कॉफी का आनंद लेते चले, और ये आपने उत्सुकता इतनी बढ़ा दी है और हमारे दर्शकों के बीच में बढ़ा दी है। लग रहा होगा आपको कि मैंने सही व्यक्ति का चुनाव किया है। आपने एक अधिकारी के रूप में भी इनको देखा, आपने आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में भी इनको देखा, और अभी हम साहित्यिक की बात कर रहे हैं, पत्रकार भी आप बहुत अच्छे हैं, आपकी लेखनी बहुत अच्छी है। आपने उत्सुकता इतनी बढ़ा दी है कि अब तो रैगिंग के ऊपर वो कविता सुनानी ही पड़ेगी आपको। सुनाइए। मैं रैगिंग वाली वो कविता आपके समक्ष कोशिश करता हूँ कि पूरी उसी लहजे में रखूं जो मैंने क्लास में एक एजे, आज से मुझे लगता है कि 2001 की बात होगी, 25 वर्ष पुरानी जो लहजा था, उसी में सुनाने की कोशिश करता हूँ। और ये कविता इसलिए भी आज भी प्रासंगिक है कि आज भी बच्चे रैगिंग का शिकार होते हैं कई कॉलेजेस में। हाँ, हालांकि रोक लगा दिए शासन ने, शासन का बहुत प्रयास है, और तमाम सब मतलब शासन की कहते हैं नजर के बावजूद भी कहीं ना कहीं हमें सुनने को मिल ही जाता है कि आज इस कॉलेज में रैगिंग ले ली गई या उसमें ले ली गई, ये होता है। कविता ये थी कि हमारे पास कोई पहचान नहीं थी गगन, कि कौन हमारा सीनियर है, कौन हमारा जूनियर है। हमारी रैगिंग हमारे जूनियर नहीं ले ली। बीजे बैचलर ऑफ जर्नलिज्म के छात्र बच्चे, उन्होंने हमारी रैगिंग ले ली। एमजी करने आए, बीजे वाले रैगिंग ले रहे हैं, वो रैगिंग ले रहे हैं हमारी। तो हमें यहीं से हमें कविता का पुट मिला कि किसको हम प्रणाम करें और किसके आगे सर को झुकाएं, किसका हम सम्मान करें और किससे हम सम्मान को पाएं। ये हमें पता ही नहीं है कि किसको हम प्रणाम करना है, किसके आगे हम सर को झुकाएं। तो किसको हम प्रणाम करें और किससे हम सम्मान को पाएं। आकर फंस गए यार हम तो अनोखे मेले में, जैसे सूरज फंस जाता है बादल के झमेले में, लेकिन बादल कैसे भी हो उनको छटना पड़ता है, सूरज की गर्मी के आगे उनको हटना पड़ता है। हमसे मीठी बातें कर लो किसी आंख के तारे हैं, आप हमारे बाहुबल हैं फिर भी हम बेचारे हैं। जो वहां छात्र बैठे थे हमारे समकक्ष थे, तो हम उनको ही संबोधित कर रहे हैं कि आप हमारे बाहुबल हैं फिर भी हम बेचारे हैं। उनके भी अरमान रहे थे हमें यहाँ पर लाने के, जिसने दर्द सहे हैं काफी इस बेदर्द जमाने के, जिसने दर्द सहे हैं काफी इस बेदर्द जमाने के, कैसी आपाधापी जागी यूं सम्मान को पाने की, कॉलेज पगडंडी कर डाला मौत के मुंह में जाने की। उनकी सोचो एक अकेला बेटा जिनका चला गया। उस समय विदिशा के इंजीनियरिंग कॉलेज में एक छात्र ने रेलवे ट्रैक के आगे कूद के अपनी जान दी, और वो घर का इकलौता लड़का था। तो ये घटना बहुत तेजी से समाचार पत्रों में भी आ रही थी, और इसको बहुत काफी लोगों ने इसकी भर्त्सना भी की थी, और सरकार बहुत सख्ती से उन छात्रों के विरुद्ध एक्शन ले रही थी। और ये रैगिंग की वजह से ही हुआ था। पूरी रात उस बच्चे की रैगिंग की गई, जिसके उसने सुबह अपने आप को जीवन लीला समाप्त कर ली। तो उनकी सोचो एक अकेला बेटा जिनका चला गया, इस रैगिंग के खेल में देखो पूरा घर था चला गया। कैसे रोकें उनकी हम बहती आंसू धारों को, कहां से लाएं गुलशन, कहां से लाएं वापस उनकी गुलशन की बहारों को। मां ने अपना बेटा खोया, बहन भाई से रूठ गया, कुछ पल पहले विदा किया था वो सारा अब छूट गया। टुकड़े टुकड़े हो गई राखी कैसा मंजर आया, बहना ने जब भाई की अर्थी पर फूल चढ़ाया।
सारे अरमा जल गए उनके उस आतंक की होली में, 2 आंसू ही बचे रहे थे उस निर्धन की झोली में, 2 आंसू ही बचे रहे थे उस निर्धन की झोली में। जाकर देखो, जाकर उनके घर पर देखो, एक अकेला बेटा था, इस रैगिंग के चक्कर में जो कफन ओढ़ कर लेटा था, इस रैगिंग के चक्कर में जो कफन ओढ़ कर लेटा था। और फिर मैंने अपना परिचय दिया कि हम तो ठहरे भिंड निवासी, भाषा ठेठ गवारों की, गीत प्यार के क्या जाने, क्या समझे कली बहारों की, छुरी तमंचे बंदूकों के साए में जीने वाले हैं, मुश्किल से मुश्किल मंजर में दर्द को पीने वाले हैं। एक अच्छे इंसान बनने की जो मेरी तैयारी है, उसमें मेरी रैगिंग हुई ये बात जरा सी भारी है, बड़ी बात, बड़ी बात, ये बात जरा सी भारी है, ये मैंने भिंड का लेजा। और फिर मैंने उन लोगों से कहा कि आप हमारे कर्णधार हैं, आदर हैं इस दिल के आप, मैं छोटा सा जुगनू हूं, सूरज इस महफिल के आप, सूरज को भी ज्योत दिखा दे जुगनू में औकात नहीं, इससे बढ़कर हम, सूरज को भी ज्योत दिखा दे जुगनू में औकात नहीं, इससे बढ़कर क्या कहें हम सम्मान की बात यहाँ। और धीरे धीरे ढल जाएंगे, आदत ये बना लेंगे, नजर पड़ेगी आपकी हम पर शीश यूं ही झुका लेंगे। थोड़ी सी हमें मोहलत दे दो वातावरण में ढलने की, थोड़ी सी हमें मोहलत दे दो वातावरण में ढलने की, मत आदत ये डालो मेरी वैशाखी से चलने की, मत आदत ये डालो मेरी वैशाखी से चलने की, बड़े भाग्य हमारे हैं जो सागा पका पाया, इसीलिए तो कविता करने सबकी तरफ से आया। आप तो ठहरे पारसमणिया हमको लौह की छड़ जाने, आप तो ठहरे पारसमणिया हमको लोह की छड़ जाने, आप ज्ञान के सागर हैं तो हमको थोड़ा जड़ जाने, रैगिंग रूपी भार करें ना हम मतवालों पर, बार बार ना धमकाएं यूं छोटे मोटे सवालों पर, माना गलती हो जाती है हम भगवान नहीं हैं, और गलती करके भी ना माने पाकिस्तान नहीं है, गलती करके ना माने ये पाकिस्तान नहीं है, हर गलती का सुधार करेंगे विश्वास आपको देते हैं, और इन्हीं शब्दों के साथ विराम यहीं पर लेते हैं, और इन्हीं शब्दों के साथ विराम यहीं पर लेते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये रैगिंग की मेरी कविता थी, और इसको जब मैंने वहां 2-3 बार सुनाया, कुछ बंद मैंने अभी इसके छोड़ दिए क्योंकि बड़ी कविता है। तो जब ये हमने वहां उनको सुनाया तो गगन, ये मान लीजिए कि पूरा क्लास तो खड़ा हो गया, और वो जो दोनों अतिथि आए तो उन्होंने मुझसे बोला कि बहुत अच्छी कविता है, ये पहली बात तो ये बताओ ये आपने ही लिखी है। और फिर जब मैंने उनको बोला कि भाई मैंने ही लिखी है ये, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि ये कविता मुझे देना, और इसको मैं हर कॉलेज के सूचना पटल पर लगवाऊंगा। तो इस तरह का ये पूरा, फिर उसके बाद से तो एमजे की जब क्लासेस शुरू हुई तो हम लोगों की ये शेड्यूल हो गया कि आज के बच्चे जो कहते हैं कि हम 6 घंटे पढ़ रहे हैं, 8 घंटे पढ़ रहे हैं, मैं सुबह 9 बजे चला जाता था कॉलेज में, और रात को 11-11 बजे वापस आ रहा हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास भी लग रही है, लाइब्रेरी में 4 घंटे बैठ रहे हैं, और लगातार जो बदल रहा है, तो पाठ्यक्रम पूरा बदला हुआ है, जो जो कमजोरियां थी उनको कैसे अपने आप को मजबूत करना है। तो फिर इंग्लिश भी सीखी, कंप्यूटर भी सीखा, और फिर ये स्थिति बनी कि 6 से 8 महीने के बाद जो उनके हमारे टेस्ट होते थे, पहले में हमारे 0 नंबर आए, और दूसरे के बाद 20 में से 18 नंबर है, किसी में 19 नंबर है। तो ये इंप्रूवमेंट तब हुआ जब हमने ये ठान लिया कि मुझे अब कोई रास्ता ही नहीं है, ये करना ही है। तो ये पत्रकारिता का सफर रहा, और फिर हमारी वो डिग्री हो गई इसी तरह। इसीलिए आपका जीवन जो है ना, मतलब वो अलग अलग मुकामों पर पहुंचकर आप बड़े सफलता से उनको स्वीकार भी कर लेते हैं, ये आपकी एक क्वालिटी है। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बड़ा जबरदस्त है। आप जब बात करते हैं तब ऐसा लगता है कि आपका जो बात करने का लहजा है वो ऐसा है कि अनायास ही मुस्कान छोड़ देता है सबके ऊपर। तो सेंस ऑफ ह्यूमर आपका बहुत जबरदस्त है। आपने जो कविता सुनाई वो भी आपकी बहुत गंभीर, लेकिन इस तरीके से है कि बहुत हल्की और घाव करें गंभीर, इस तरह की कविता है। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। आपसे बड़ा हम सब लोगों को एक दिशा मिलती है। भिंड में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एक छोटी सी, कि हम सबका ईगो बड़ा यूं रहता है और मैं जब जब आपको देखता हूं तब ऐसा लगता है आप भी कनावर जैसे गांव के हैं, और कनावर गांव तो अपने आप में ही अच्छा खासा सब लगता है, जगह लगता है। तो इन सब परिस्थितियों के बाद भी आप भिंड जैसे शहर में रह रहे हैं, और सब हमारा परिवेश भी वही है, कभी आपका ईगो हर्ट नहीं होता। मैं आपको देखता हूँ आप हमेशा सरल रहते हैं, सहज रहते हैं। तो ये कौन सा मंत्र है, क्या करते हैं? इसी बात के साथ हम सबको थोड़ा सा बताएं और हम अपनी बातचीत को खत्म करते हैं। गगन, अगर आपको समाज में अपने आप को स्थापित करना है
तो ये 2-3 चीजें इन्हें त्यागना ही पड़ेगा। एक तो आप अपना अहम जो गुरूर है ये त्याग दीजिए, और गुरूर त्यागने का एक सबसे अच्छा साधन है पुस्तकें, पुस्तक है, अध्ययन। अगर आप अध्ययन करेंगे तो आप ये देखिए कि समझ में आएगा आपको कि हम जो जी रहे हैं और वास्तविकता क्या है। एक और मुझे बहुत अच्छी 2 मिनट की कहानी याद आई है, मैं वो कहानी आपको सुनाता हूँ और फिर इन सारे प्रसंगों को इन पे कभी फिर चर्चा करेंगे। लेकिन आज के तारतम्य में वो कहानी बिल्कुल सटीक भी बैठती है कि हमें ये लगता है कि हम लोग गलत दिशा में जा रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। इस कहानी से पहले थोड़ी सी एक बात और करूं कि मेरे जीवन में भी बहुत सारे भटकाव रहे। जैसा कि मैं ये मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करने से पहले नौकरी के लिए बड़े प्रयास किए, ऐसा नहीं है। आर्मी की भी एक बार भर्ती हमने देखी। अच्छा। उस भर्ती में भी बहुत हास्यास्पद विवरण है, वो कभी बैठेंगे तो बताएंगे विस्तार से। वो भी एक उसके अलावा फिर हम लुधियाना में एक स्वेटर बनाने वाली कंपनी थी, वहां भी हम नौकरी करने गए। वहां भी हमने वो मशीन चलाते हुए एक साथ 27-28 सुइयां तोड़ दी उनकी, तो वहां से भी हटा दिया गया। फिर एक जगह हम दिल्ली में बुद्ध विहार में, मुझे अच्छे से याद है, वो गैस चूल्हे पे शाइनिंग लाने वाली एक मशीन होती थी, उस पे चूल्हा को ऐसे लगाओ शाइनिंग करो। अच्छा। तो उसका 7 रुपए मिलता था। अरे तो वो काम करके भी देखा। आपने बहुत सारे जीवन के फेजेस देखे हैं, कई सारे ये देखा। इसके बाद अंत में मुझे लगा ये कि जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तब तक ये भटकाव बना ही रहेगा जीवन। और शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो आपको लक्ष्य पे ले जाके आपको सही तरह से खड़ा करती है। तो कहानी वो कुछ यूं है कि एक बार, और मैं ये इसलिए भी सुनाता हूं कि ये कहानी भी मूल मंत्र ही है जी। अंत में फिर शिशुपाल सिंह शिशु की लिखी हुई 4 लाइनों से बात को समाप्त करेंगे। लेकिन वो कहानी जो ये है कि एक बार पति को ये शक हो गया कि उनकी पत्नी बहरी है। अच्छा, ये शक हुआ पति को, कि ये शक हुआ कि उनकी पत्नी बहरी है। तो उन्होंने ये सोचा कि कल इसको हम डॉक्टर के पास ले जाएंगे, डॉक्टर ये पूछ सकता है कि ये कितनी बहरी है, तो क्यों ना इसके बहरीपन को नाप ले। तो पत्नी रसोई में खाना बना रही थी और पति देव ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। तो उन्होंने वहां से आवाज लगाई, सुनो जी क्या बना रही हो। तो प्रति उत्तर में कोई उत्तर नहीं आया। तो उन्होंने सोचा कि ड्राइंग रूम से लेके रसोई तक की दूरी है, इतनी तो नहीं नाप लेंगे और ये कह देंगे 10-12 मीटर बहरी है ये। बहुत सरल सी बात है। फिर क्या हुआ कि उनका दिमाग चला, रहे होंगे कोई अच्छे समाज से भी अपने जैसे ही, तो उनका दिमाग चला। तो अब की बार वो ड्राइंग रूम से उठे और उसकी चौखट तक आ गए और उन्होंने वहां से आवाज लगाई, सुनो जी क्या बना रही। फिर कोई उत्तर नहीं आया। तो उन्होंने कहा ये देखो 2-3 मीटर की दूरी कम हो गई, ये ज्यादा बहरी है। अब की बार वो रसोई की चौखट पे पहुंच गए और उन्होंने वहां से पूछा कि सुनो जी क्या बना रही हो। फिर कोई उत्तर नहीं आया। उन्होंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत ज्यादा बहरी है, इसके पीछे ही खड़ा है और इसको इतना नहीं सुनाई देता। चौथी बार वो लपक के पत्नी के कान पे ही पहुंच गए और वहां उन्होंने बोला कि सुनो जी क्या बना रही हो। तो पत्नी ने जो उत्तर दिया वो हम सभी के काम का है। पत्नी ने कहा कि 4 बार बता चुकी हूँ, सुनाई नहीं देता क्या। तो बहरा कौन था? क्या बात है। और बहरा किसे समझा जा रहा था। हमारे भिंड में भी कुछ कुछ यही परेशानियां हैं कि हम बहरेपन के इलाज तो कर रहे हैं, लेकिन हमें कहाँ इलाज करना है, किसका इलाज करना है, इसके लिए कोई योजना नहीं है। कभी कभी हम ये कहते हैं कि शासन की जो योजनाएं हैं, शासन की योजनाओं में और गांव वालों में यही कमी है कि गांव वाले समझते हैं शासन बहरा और शासन समझते हैं गांव वाले बहरे हैं। और इस बहरेपन के इलाज के लिए ही जन अभियान परिषद है। क्या बात है कि ये लोगों के बीच में जाके लोगों को जागरूक करना और लोगों को बताना कि शासन की योजना किस रूप में आपको फायदा दे सकती है। मैंने बोला कि शिशुपाल सिंह जी की एक 4-6 लाइनों की कविता तो उनकी बहुत बड़ी है, लेकिन 4-6 लाइनें अंतिम सार है वो जीवन का। और मुझे लगता है कि अगर व्यक्ति इनको सोच ले तो फिर उसका जीवन सफल है, सार्थक भी है। शमशान घाट पे लिखी हुई लाइन है ये। तो शमशान घाट में किसी दीवार पे लिखा हुआ है कि स्वर्ण भस्म को खाने वाले इसी घाट तक आए। क्या बात, सबको वहीं पहुंचना है अंत में, वही एक उसका विकल्प है और इसके अलावा कोई दूसरा है भी नहीं। स्वर्ण भस्म को खाने वाले इसी घाट तक आए, दाना बीन चबाने वाले इसी घाट तक आए, दुर्ग ध्वजा फहराने वाले इसी घाट तक आए, बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट तक आए। सोच रहा हूं घर से मरघट तक है कितनी दूरी, इसको हमने तय करने में उम्र लगा दी पूरी।
तो घर से मरघट तक की दूरी तय करना ही जिंदगी नहीं है। अपने लिए, अपने अपनों के लिए, समाज के लिए और इस राष्ट्र के लिए भी कुछ कर जाना जिंदगी है। अगर हम इनके लिए कुछ सार्थक कार्य कर गए तो ये आपका जीवन सार्थक है। अन्यथा सब कुछ जैसा चल रहा है वैसा तो हरि कृपा है, ही चल ही रहा है सब कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। आपने इतनी अच्छी बातें की, बेबाकी से बातें की, हम सबको बताया, और मुझे लगता है कि और भी लोग आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। इन्हीं आशा और शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।